नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया, कहा इन सभी जमीनों की जांच कराएगी सरकार, गलत होने पर लेगी अधीन। सीएम धामी ने कबड्डी में आजमाया हाथ, फिट इंडिया फिट उत्तराखंड का दिया संदेश। युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप 2025 का हुआ समापन। देहरादून में मियांवाला का नाम बदलने पर विरोध, ग्रामीणों ने कहा मियां मुस्लिम नहीं बल्कि राजपूतों की बिरादरी जो 1667 से बसा। खनन के खिलाफ याचिकाओं पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अधिकारियों से सरकारी मशीनरी से खनन करने के लिए प्लान पेश करने के निर्देश। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को। और रामनगर में रोडवेज और बाइक की हुई आमने सामने भिड़ंत, बाइक सवार की मौत, मृतक की मां गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने वक्फ बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश को लंबे समय से इस बिल का इंतजार था, जो भूमाफिया का जमीनों पर कब्जा था, अब वो उनसे बाहर आएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी हजारों बीघा जमीन उनके कब्जे में है, जो पंचायतों की थी, ग्राम पंचायत की थी, विभागों की थी, जिन्हें बिना किसी अनुमति के वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। उत्तराखंड सरकार इनकी जांच कराएगी और ये जमीन सरकार के अधीन आ जाएगी। विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तानाशाही तो उस समय होती थी जब इमरजेंसी लगाई गई। वहीं मुख्यमंत्री ने नाम बदले जाने को लेकर कहा कि जो नाम बदले गए हैं वो जन भावना के अनुरूप बदले गए हैं, आगे भी इसी तरह से विकास के काम जन भावना के अनुरूप ही करते रहेंगे। लंबे समय से देश को इसकी प्रतीक्षा थी, जो माफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, इनको भी बिना किसी वक्त में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी, अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। सर, विपक्ष इसका विरोध करता नजर आ रहा है। सर, विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर खिलाड़ियों के बीच नजर आए। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कबड्डी खेल खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। अपने बीच सीएम धामी को खेलता हुआ देख कबड्डी खेल रहे खिलाड़ी भी काफी खुश नजर आए। शुक्रवार 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर थे। इस दौरान सबसे पहले सीएम धामी अपने गुरु स्वामी राज राजेश्वरानंद से मिलने के लिए उनके आश्रम गए। नवरात्र में सीएम धामी ने अपने गुरु स्वामी राज राजेश्वरानंद का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम धामी उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन की ओर से आयोजित कबड्डी ऑल युवा स्टार्स चैंपियनशिप 2025 के समापन समारोह में पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री धामी ने भी खिलाड़ियों के साथ दो तोखात किए।
भाइयों बहनों, कबड्डी हमारे देश का एक प्राचीन खेल होने के साथ साथ अपने आप में एक विशिष्ट खेल है। इस खेल में सफलता के लिए जहां एक और खिलाड़ी की फुर्ती, ताकत और गति महत्वपूर्ण होती है, दूसरी ओर खिलाड़ियों में धैर्य और टीम स्पिरिट भी बहुत आवश्यक होती है। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि लंबे समय तक कबड्डी को सम्मान नहीं मिल पाया था जिसके वो हकदार है, परंतु पिछले एक दशक में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कबड्डी ने न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है। 2014 से प्रारंभ हुई प्रो कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिता के आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिला है, अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिला है, बल्कि कबड्डी को टेलीविजन पर भी काफी लोकप्रियता मिली है। भाजपा शासित राज्यों में शहरों, गांवों और सड़कों का नाम बदले जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड के कई शहरों और कस्बों का नाम बदले जाने के बाद लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मियांवाला का नाम बदलकर रामजीवाला किया गया। इसके बाद लोगों ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा गया कि आजादी से पहले और देहरा के अस्तित्व से पहले राजा फतेह सिंह के पोते प्रदीप शाह ने सत्तासीन होने के बाद गुरु राम राय को 4 गांव दान में दिए, जिसमें से मियांवाला भी है। प्रदीप शाह का शासनकाल 1717 से 1772 तक रहा और 1816 में अंग्रेज देहरादून में काबिज हुए, जिसका जिक्र 1874 में लिखी गई पुस्तक मेमोयर ऑफ देहरादून में भी किया गया है। उन्होंने कहा कि मियांवाला के चारों तरफ पहाड़ी और गोरखाली बाहुल्य लोग हैं। हमें कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक। और हमारे जो विधायक हैं उन्होंने सुना खाओ, उसने बिना पूछे, बिना गांव के सर्वे किए हुए गांव का नाम लिया, जबकि हमारी जो मियांवाला है, मियाँ जात से मियांवाला, मियाँ जात जो है ठाकुर जात होती है। और ये सन 1676 में गुरु राम राय ने हमें नाम दिया था मियांवाला, तब से हम मियांवाला से है। और हमारे विधायक को ये नहीं पता कि गढ़वाल की जात क्या होती है। वो तो खुद पंजाबी है, उसे गढ़वाल के वाले की मियाँ जात क्या है, मियाँ ठाकुर जात है और उससे तरह से मियांवाला बना रहा है। देखो, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार नाम वापस ले और मियांवाला का नाम मियांवाला रखा जाए। ये नहीं कि आज मियांवाला का नाम रामजी नगर कर दिया, रामजी वाला कर दिया, कल कुछ और भी कर देंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये परिपाटी सही है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात है कि राजपूतों का इसमें शोषण किया इन्होंने, हिंदुओं का शोषण किया इसमें, और कल तो कुछ और भी कर दे। ये बोलते हैं कि मुसलमान तो ही नहीं, वहाँ सिर्फ 2 ही परिवार मुसलमान के हैं, तीसरा कोई है नहीं, और सारे हिंदुओं पर। उसके बाद कह रहे मियाँ तो जो है रांगड़ जाति से हुआ, जो हिंदुओं में रांगड़ जाति है, और उनको ही जो है मियाँ बोला जाता है। उस मियाँ के नाम से मियांवाला पड़ा उसका नाम। 1700 लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी का माहौल है। हल्दूचौर निवासी युवा भाजपा नेता और दिशा कमेटी नैनीताल के डायरेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने वक्फ बोर्ड को माफिया के बोर्ड की संज्ञा देते हुए कहा कि सरकार ने संशोधन कर इसमें पारदर्शिता लाने का काम किया है। साथ ही महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की है, जिसके तहत गरीब तबके के मुसलमानों को फायदा होगा, क्योंकि अभी तक लाखों करोड़ों रुपए गायब कर दिए जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। ऐसे में गरीब तबके के मुसलमान को उनका हक नहीं मिल पाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास का संकल्प दोहराते हुए इसमें हर वर्ग के मुसलमान को सुविधा देने का काम किया है। ये वक्फ बोर्ड नहीं होके एक माफिया का बोर्ड था। अनुमानित लागत से वक्फ बोर्ड में पर साल 12 लाख करोड़ की जो इनकम होती है, जो वक्फ बोर्ड के बाद जो प्रॉपर्टी है, और दर्शाते कितना है कि 1 करोड़ 12 लाख रुपए। बाकी जो इनकम है वो पैसा कहाँ जाता है? वक्फ संशोधन बिल आने से वक्फ बोर्ड की जो मनमानी है वो रुकेगी, और उसकी जो प्रॉपर्टी से जो आय होती है, गरीब पिछड़े मुस्लिम लोगों के कल्याण के लिए, जनहित के लिए जो पैसा लगेगा, उससे जो निचले तबके के जो मुसलमान हैं उनको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। लोहाघाट के सुई गांव के रहने वाले पूर्व सैनिक मयंक ओली की मेहनत रंग लाई है। दरअसल उनके द्वारा तैयार किए गए युवाओं में से 23 युवाओं का एक साथ अग्निवीर में चयन हुआ है।
जानकारी के लिए आपको बता दें, पूर्व सैनिक मयंक ओली के द्वारा लोहाघाट के छमनिया स्टेडियम में अपनी ओली फिजिकल अकादमी में क्षेत्र के युवाओं को निःशुल्क भर्ती की फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए दूर दूर से युवा उनकी अकादमी में पहुंचते हैं। अकादमी में ओली ट्रेनिंग देने के लिए साथ साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए भी जागरूक किया जाता है। इस बार के बैच से 23 युवाओं का अग्निवीर भर्ती सेना भर्ती में चयन हो गया है और साथ ही अभी तक हमारी इस अकादमी से लगभग 150 बच्चों का चयन भारतीय सेना के अलग अलग अंगों में, अर्धसैनिक बल, पुलिस बलों में हो गया है। अगली खबर का रुख करेंगे लोहाघाट से है। यहां पर गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोहाघाट नगर में पेयजल की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। जल संस्थान के द्वारा 4 से 5 दिन में नगरवासियों को नाम मात्र का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है और इस कारण नगर की जनता पूरी तरह से नोलों, धारों और हैंडपंपों पर निर्भर हो गई है। लोग 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर आने के लिए मजबूर हैं, जिस कारण जनता में जल संस्थान के खिलाफ काफी गुस्सा है। समस्या के समाधान को लेकर लोहाघाट पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने डीएम चंपावत नवनीत पांडे से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग की। पेयजल विभाग की काफी लापरवाही विगत कई वर्षों से देखने को आ रही है। बार बार जनता की मांग और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब जल संस्थान से एक ही निवेदन करते हैं कि यहाँ लोहाघाट नगर में शुद्ध पेयजल और जो पानी का रूटीन है वो एक दिन छोड़ के जो पहले मिलता था उस हिसाब से दें। और इन्होंने अब 5वें दिन पानी कर दिया, सप्ताह में एक दिन, और महीने के हिसाब से लाते हो तो 6 दिन पानी। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में विशेष महत्व रखने वाली श्री केदारनाथ यात्रा इस वर्ष 2 मई 2025 से शुरू होने जा रही है। बाबा केदार के दर्शन को लेकर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर वर्ष इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। यात्रा को सफल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा और प्रगति की जानकारी लेने के लिए संस्कृति और भाषा विभाग के सचिव और केदारनाथ यात्रा के प्रभारी सचिव युगल किशोर पंत ने केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले विभिन्न स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव युगल किशोर पंत केदारनाथ मंदिर परिसर भी पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर के चारों तरफ चल रहे पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण कामों का जायजा लिया। चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें जो हमारे गढ़वाल के 6 जिले हैं वो मुख्य रूप से उनकी आय से जो गतिविधियाँ होती हैं, आय का संसाधन भी होता है और हम अपने प्रदेश को यात्रियों के लिए खोलते हैं। इस बार क्योंकि सरकार द्वारा स्पेशल फोकस दिया जा रहा है चारधाम यात्रा में, उसी को लेके एडवांस तैयारियों को देखने के लिए राज्य स्तर से अधिकारी विभिन्न धामों की और विभिन्न यात्रा मार्गों का जायजा ले रहे हैं ताकि कोई कमी न छूटने पाए और यात्रियों को एक सुगम और उनकी सफल यात्रा हो, उसके साथ साथ वो एक अच्छा संदेश लेकर जाएं यात्रा का। चंपावत जिले में शुक्रवार की शाम 7:52 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5 थी और गहराई 20 किलोमीटर थी। भूकंप का केंद्र नेपाल था। चंपावत के साथ साथ लोहाघाट में भी कुछ सेकंड भूकंप के तेज झटके महसूस हुए।
भूकंप के तेज झटकों से लोग घरों से बाहर निकल आए और कुछ सेकंड कई लोगों को भूकंप की जानकारी हो भी नहीं पाई। जनपद में आए भूकंप के दृष्टिगत जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा जिला आपदा परिचालन केंद्र के माध्यम से सभी IRS के अधिकारियों और समस्त उप तहसीलों में उप जिलाधिकारियों और समस्त फील्ड कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार के नुकसान की जानकारी प्राप्त कर जिला आपदा परिचालन केंद्र को अवगत करवाएं। उन्होंने बताया कि प्राथमिक सूचना के अनुसार जनपद में किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। रामपुर कोतवाली स्वार क्षेत्र के मसवासी का मामला है। यहां पर खेत पर काम करने गई महिला के साथ तमंचे के बल पर गैंगरेप की वारदात हुई है। ब्लैकमेल करने की नीयत से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। शिकायत के बाद स्वार कोतवाली पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दीपक जाबिर, पवित्र कुमार, प्रतीक, चंद्रभान, अनमोल सहित 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी जाबिर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, थाना स्वार पर इस संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई। जांचोपरांत अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2020 में कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार पर स्थित रामनगर में स्वर्गीय रामदास जोशी राज्य के संयुक्त चिकित्सालय को वेतन स्वास्थ्य सुविधा मरीजों को देने के लिए PPP मोड पर दिया गया था। लेकिन जब से अस्पताल PPP मोड पर गया था तब से ही बादल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सुर्खियों में रहा और इसे PPP मोड से हटाने को लेकर कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन भी किया। आखिरकार 1 अप्रैल को सरकार ने इस अस्पताल को अपने हैंडओवर ले लिया। इसके बाद से यहां कई चिकित्सकों की तैनाती हो चुकी है। अन्य चिकित्सकों की तैनाती को लेकर विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, जिस दिन इस अस्पताल को सरकार ने अपने हैंडओवर लिया तब से देखा जा रहा है कि PPP मोड संचालकों द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है। PPP मोड को मौखिक लगातार हम संपर्क में हैं उनसे। शायद किसी कारण से नहीं आ पा रहे होंगे। क्या वही बता सकते हैं। हाँ, थोड़ा एक्सरे मशीन तो मिल गई है लेकिन प्रिंटर नहीं मिल पाया हमको, जिसके कारण हम प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं। एक्सरे हम डिजिटली देख ले रहे हैं लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन भी एक बार अभी हमारे रेडियोलॉजिस्ट आने वाले हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड का हो जाएगा। बाकी परिसंपत्तियों का भी धीरे धीरे चल रहा है लेकिन उतना गतिमान नहीं है, अभी उतनी स्पीड से नहीं हो पा रहा है। देहरादून के डोईवाला की सुशवा और अन्य नदियों में भारी मशीनों से खनन की अनुमति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने अफसर से सरकारी मशीनरी से खनन करने के लिए प्लान पेश करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है। सुनवाई में सचिव खनन ब्रिजेश संत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। चंपावत जिले में विभागीय लापरवाही के चलते सरकार की जन कल्याणकारी हर घर हर नल योजना में जनता की प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रही है। लोहाघाट नगर से लगी चिड़िया ढूंगा ग्राम सभा में लंबे समय से पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण महिलाएं दूर दूर से पेयजल ढोने को मजबूर हैं, लेकिन जल संस्थान द्वारा पेयजल समस्या का समाधान नहीं किए जाने पर आज गांव की आक्रोशित महिलाओं ने विपिन त्रिपाठी के नेतृत्व में जल संस्थान के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। गांव में सभी गायें और प्यास से मर रही हैं ना। गांव में घास है अच्छे से, अगर पानी नहीं होगा तो घास भी नहीं होगा और पानी के कारण गांव की महिलाएं जगह जगह घूम रही हैं। बने गांव में बहुत पानी है कह रही हैं महिलाएं, पर इनके लिए ही पानी नहीं है। तो वो जानते हैं आप
जी। और ये लोग कह रहे हैं कि हमारी यहीं बोरिंग करी है पर हमें ही पानी नहीं दिया जा रहा है। तो बोला नहीं पानी, खाली वो एक कहावत की तरह कहानी बन गई है कि हर घर जल है और कार्य अधूरा भी है। कार्य अधूरा है वो। उसका है कि हमारे गांव में हमारा ही पानी होकर के हम ही वंचित हो जा रहे हैं। बिल्कुल हमको पानी नहीं मिल पा रहा है। 3-3 दिन में पानी आ रहा है, वो भी थोड़ा आ रहा है। जो टैंक है वो सब चीजें हुए हैं, टंकी टूटी हुई है। वो पानी जाएगा कहाँ? पानी को भी तो जाने के लिए कहीं एक होना चाहिए, टंकी होनी चाहिए। पता नहीं क्या है यहाँ हमारे गाँव का पानी होकर के हम को हर चीज से वंचित किया जा रहा है। बनी गाँव का पानी 2 गाँव का पानी है वो सब लटके हुए हैं, खाली लटके हुए हैं। कहीं पाइपलाइन बिछी है, कहीं नहीं बिछी है, कहीं उखाड़ करके ले गए हैं। वहाँ उसका कुछ आता पता चल रही है, वहाँ पानी ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन हमारे गांव ऐसा है कि 2 साल से बोरिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहीं पर लाइन नहीं है और गांव वालों को काफी दिक्कत हो रही है। पहले की जो लाइन, पुराने जो स्रोत है वो भी सूख चुके हैं। गर्मी हर साल यही आश्वासन दिया जाता है कि हर साल पानी आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई उसमें नहीं हो पा रहा है। अभी सुनने में आ रहा था कि उसमें मोटर लग चुकी है, ट्रांसफार्मर लग चुका है, लेकिन फिर भी पानी नहीं आ रहा है। इससे तो बहुत दिक्कत हो रही है। मांग जल्दी से जल्दी पानी दिया जाए। गर्मी का टाइम आ रहा है तो सब घर में क्या पीने से लेके गाय बच्चे तक सभी को दिक्कत हो रही है। रामनगर काशीपुर मार्ग के नया गांव चौहान के पास रामनगर से जा रही रोडवेज बस और बाइक के साथ आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। यहां तारुफ को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल सईदा को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। नया गांव चौहान स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु हो गई थी, जिसका पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल चालक रामपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। उस प्रकरण के संबंध में तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप की प्रेस वार्ता चारधाम यात्रा को लेकर हुई, जिसमें उन्होंने ब्रीफ किया। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होगी। चारधाम सेल की व्यवस्था यहां पर इसमें बनाई जाएगी। 15 सुपर जोन, 41 जोन, 137 सेक्टर में चारधाम यात्रा होगी। यात्रा सुगम और सुरक्षित करना उत्तराखंड पुलिस की प्राथमिकता है, ये राजीव स्वरूप का कहना था। उन्होंने कहा कि क्राउड मैनेजमेंट, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त किया जाएगा। इसके अलावा 24 डिप्टी एसपी, 66 इंस्पेक्टर, 366 दारोगा, 615 हेड कांस्टेबल, 926 होमगार्ड, 1049 पीआरडी जवान, 1222 कांस्टेबल, 208 महिला कांस्टेबल, 9 कंपनी पीएससी, 26 एसडीआरएफ की टुकड़ियां इसमें तैनात रहेंगी। और बुलेटिन में इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।